यूरोप के गुलाबी हीरे। हाँ, सुनने में ही कितना खास लगता है ना। हाँ बिल्कुल। आज हम इन्हीं रेयर रत्नों की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। हाँ हमारे पास कुछ जियोलॉजिकल पेपर्स हैं, कुछ रिसर्च है, हाँ, और कुछ रत्नों से जुड़ी वेबसाइट्स भी हैं। जिनसे पता चलता है कि ये ज्वालामुखी की गहराइयों से निकलकर यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। बिल्कुल, और हमारा फोकस रहेगा पूर्वी यूरोप पर, खासकर रूस के जो इलाके हैं वहां मिलने वाले गुलाबी हीरों पर। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बनते कैसे हैं, इनका ये रंग क्यों इतना खास है। और हाँ, इनका ऐतिहासिक और आजकल क्या महत्व है। कोशिश यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी दिलचस्प बातें हैं वो निकाली जाएं। तो शुरू कहाँ से करें? इनके ठिकाने से? ये पूर्वी यूरोप में मिलते कहाँ हैं आखिर? देखिए, मुख्य तौर पर ये रूस के आर्केंजल्स्क और कोला प्रायद्वीप वाले इलाकों में मिलते हैं। अच्छा, यहाँ जमीन के नीचे वो क्या कहते हैं, किम्बरलाइट पाइप्स होते हैं। किम्बरलाइट पाइप्स। हाँ, आप समझ लीजिए कि ये पुराने ज्वालामुखी के रास्ते हैं एक तरह से, जो धरती के बहुत नीचे से, मतलब मैंटल से, इन हीरों को ऊपर सतह के पास ले आए। अरे वाह, जैसे कोई जियोलॉजिकल लिफ्ट हो। हाँ बिल्कुल वैसा ही। पोमोर्स्काया, आरांजेल्स्काया, कार्पेंस्की वन, ये कुछ मशहूर पाइप्स हैं इन्हीं इलाकों में। तो क्या ये सिर्फ इन्हीं पाइप्स के अंदर ही मिलते हैं या बाहर भी? नहीं नहीं, कई बार ऐसा होता है कि नदियां या ग्लेशियर इन्हें अपनी जगह से बहा कर ले जाते हैं। अच्छा। तो ये दूर दराज के इलाकों में भी मिल जाते हैं। इन्हें प्लेसेर डिपॉजिट्स कहते हैं। अच्छा। तिमान और यूराल क्षेत्रों में भी ऐसे मिले हैं। प्लेसेट डिपॉजिट्स। अच्छा, अब सबसे मजेदार बात पर आते हैं, इनका रंग। ये गुलाबी या हल्का गुलाबी रोज जैसा रंग, ये आता कहाँ से है? कोई मिलावट होती है क्या? यही तो मजा है। ये रंग असल में कोई बाहरी मिलावट नहीं है। नहीं। नहीं, ये हीरे के अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब इसकी जो अंदरूनी बनावट है, उसमें कुछ खास तरह की प्राकृतिक खामियों या डिफेक्ट्स की वजह से होता है। खामियों की वजह से? हाँ, सोचिए कि जब ये हीरे धरती के अंदर बन रहे होते हैं तो उन पर जबरदस्त दबाव और गर्मी पड़ती है। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रोसेस में हीरे की जो एटॉमिक लैटिस या जाली होती है, उसमें कुछ एटम अपनी जगह से हट जाते हैं या कुछ गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा। और जब ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स नाइट्रोजन के एटम्स के साथ मिलते हैं, तब जाके खूबसूरत गुलाबी रंगत पैदा होती है। कोला ड्रिशिंग्स टाइप के डिफेक्ट्स इसके लिए जाने जाते हैं। वाह, मतलब ये रंग एक तरह से हीरे के अपने मुश्किल सफर का, उसकी अपनी कहानी का सबूत है। कमाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उसके भूवैज्ञानिक इतिहास का सीधा नतीजा है। क्या इसे मतलब साइंटिफिकली कंफर्म किया गया है? हाँ हाँ बिल्कुल। वैज्ञानिक इसके लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाँ, ये एक तरह से हीरे के अंदर झांकने जैसा है। इससे पता चलता है कि उसकी अंदरूनी बनावट कैसी है, उसमें कौन से तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन कितनी मात्रा में है। अच्छा। इन्हीं स्टडीज से ये पक्का हुआ है कि रंग इन्हीं स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स की वजह से आता है। इन्हें खोजना और फिर जमीन से निकालना, ये भी तो बहुत मुश्किल काम होगा, खासकर वो रूस के उन ठंडे इलाकों में। ओह, बहुत ज्यादा मुश्किल। पहले तो जियोफिजिकल सर्वे होते हैं, ड्रिलिंग करके पता लगाते हैं कि पाइप कहाँ है, कितना बड़ा है। हाँ। फिर अयस्क निकालने के लिए गहरी ड्रिलिंग करनी पड़ती है, जैसे आर्कांजल्स्क में KL-01 पाइप पर काम हुआ। और वहाँ की सर्दी और बर्फ। वही तो, आर्कांजल्स जैसे इलाकों में कड़ाके की ठंड, पर्माफ्रॉस्ट, यानी हमेशा जमी रहने वाली जमीन, और फिर पानी का मैनेजमेंट, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आसान काम बिल्कुल नहीं है। और क्या इन पर कोई खास रिसर्च या स्टडी हुई है? हाँ, काफी हुई है। अलग अलग जगहों से बोरहोल से निकले नमूनों और सतह पर मिले क्रिस्टलों को मिलाकर करीब 600 से ज्यादा क्रिस्टल्स का एनालिसिस किया गया है। 600 से ज्यादा? जी हाँ, इससे उनकी केमिकल बनावट, उनके गुण, ये सब समझने में बहुत मदद मिली है। चलिए थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। यूरोप का हीरो की कटिंग में क्या रोल रहा है, खासकर इन गुलाबी हीरों के लिहाज से? यूरोप तो कटिंग का बहुत पुराना और बड़ा सेंटर रहा है। आप देखिए, 14-16 सेंचुरी में पहले ब्रूग्स, फिर वेनिस और उसके बाद एंटवर्प, ये ग्लोबल हब बन गए थे डायमंड कटिंग के। एंटवर्प तो आज भी बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह है कि 16वीं-17वीं सदी में एक खास तरह का कट बहुत पॉपुलर हुआ, रोज कट। रोज कट, नाम तो सुना है। हाँ, इसका बेस फ्लैट होता था और ऊपर का हिस्सा गुंबद जैसा, जिस पर कई सारे तिकोने पहलू या फैसेट्स होते थे। कहते हैं कि उस जमाने में मोमबत्ती की रोशनी में ये कट वाले हीरे गजब की चमक देते थे। मोमबत्ती की रोशनी में? वाओ, ये तो उस दौर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लगता है। हाँ ना। अच्छा, और आज के जमाने में आज क्या वैल्यू है इन यूरोपीय गुलाबी हीरो की?
आज जीआईआई जैसी जो टॉप लैब्स हैं वो इन्हें फैंसी कलर्ड डायमंड्स की कैटेगरी में रखती हैं। और गुलाबी रंग तो वैसे भी फैंसी कलर्स में बहुत ही रेयर माना जाता है। हाँ, ये तो सुना है कि बहुत रेयर होते हैं। बहुत रेयर, और यही दुर्लभता और इनकी अनोखी खूबसूरती इन्हें बेशकीमती बनाती है। और ऐसा नहीं है कि यूरोप से अब नहीं मिलते। रूस की जो बड़ी कंपनी है अलोसा, अलोसा, हाँ। उन्होंने 2017 में करीब 28.65 कैरेट का एक बड़ा गुलाबी हीरा निकाला था। तो ये दिखाता है कि यूरोप, खासकर रूस, अभी भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 28 कैरेट, वो तो काफी बड़ा है। अच्छा, तो क्या भविष्य में और मिलने की उम्मीद है पूर्वी यूरोप से? देखिए, संभावना तो बिल्कुल है। पूर्वी यूरोप में अभी भी ऐसे कई किम्बलाइट पाइप्स हैं जिनकी पूरी तरह से खोजबीन नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, नए सर्वे होंगे, तो पूरी उम्मीद है कि भविष्य में और भी ऐसी खोजें हो सकती हैं। कौन जाने जमीन के नीचे और कितने ऐसे अद्भुत रत्न छुपे हों। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये यूरोपीय गुलाबी हीरे कैसे जियोलॉजी, इतिहास और आज के ट्रेड का एक अनोखा संगम है। सही कहा। ज्वालामुखी की गहराइयों से लेकर एंटवर्प के कारीगरों के हाथों तक और फिर आज की मॉडर्न डिस्कवरीज तक। बिल्कुल। इनकी दुर्लभता और ये खास रंग इन्हें सिर्फ भूवैज्ञानिक तौर पर ही आकर्षक नहीं बनाते, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं। ये एक तरह से धरती के अंदर छिपे हुए राज और खूबसूरती के प्रतीक हैं। यहाँ पर एक सवाल मन में आता है, सोचने पर मजबूर करता है कि इन दुर्लभ रत्नों की असली कीमत किस चीज में ज्यादा है? क्या उनकी कुदरती बनावट और सुंदरता में, या फिर उस इंसानी कला, उस इतिहास और उस मेहनत में जो उन्हें खोजने, तराशने और हम तक पहुंचाने में लगी है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। और क्या भविष्य में जो खोजें होंगी वो हमें धरती के और भी गहरे राज बता पाएंगी? सोचने वाली बात है।